नेक्स्ट वो हमारे पास एकोसनाइड फार्माकोलॉजी है, ठीक है ना। बेसिकली जो एकोसनाइड है ये हमारे पास सिल रेगुलेटिंग पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जो कि प्राइमरीली सिंथेसाइज होते हैं हमारे पास एराकिडोनिक एसिड से, ठीक है। जो एराकिडोनिक एसिड है बेसिकली ये हमारे पास रिलीज होती हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन से ये रिलीज होती है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड है, यहाँ से ये रिलीज होंगे, ठीक है ना। फॉस्फोलाइपेज H2 आते हैं, फिर एराकिडोनिक एसिड रिलीज हो गया। अब इस एराकिडोनिक एसिड, ये वैसे जनरल पैथोलॉजी में है, ये एराकिडोनिक एसिड है। और एराकिडोनिक एसिड के आगे दो रास्ते हैं, इस एक रास्ते से साइक्लो ऑक्सीजिनेज बनते हैं, दूसरे से लाइपो ऑक्सीजिनेज बनते हैं। साइक्लो ऑक्सीजिनेज से जो है ना वो एंडो पर ऑक्सीडेज बनता है, और फिर इससे हम प्रोस्टाग्लैंडिन I2 D2 E2 F2 थ्रोम्बोनजेन A2 सारे 2 वाले हैं, देखें I2 D2 E2 F2 अल्फा और A2, ठीक है ना। ये सारे हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये I2 D2 E2 ये वेजोडाइलेशन करवा देते हैं, ठीक है ना। इसमें ये जो F2 अल्फा है ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देता है, ये मसल की कंट्रैक्शन करवा देता है। ये आगे हम अभी करेंगे। थ्रोम्बोनजेन A2 है, लेकिन ये जो हाइड्रोपर ऑक्सीडेज है इसे हम लिकोट्राइंस बना देते हैं, लिकोट्राइंस B4 C4 D4, सही है। ये हम बना रहे थे जनरल पैथोलॉजी में, जो है ना इसमें थोड़ा टॉपिक है इसमें, एराकिडोनिक एसिड ये इसके सेल मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं। अगर मैंने देखिए ये वेजोडाइलेशन करवा देते हैं, ये लिकोट्राइंस यहाँ से रिलीज करवा देते हैं। आजमा वाले पेशेंट्स में जो है ना लिकोट्राइंस जो है ना वो ज्यादा वो होते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट को आजमा भी होती है। तो हम क्या काम कर देते हैं कि इस लिकोट्राइंस को बंद कर देते हैं, लिकोट्राइंस को बंद कर दो, जो आजमा जो है ना वो खत्म डिक्रीज होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इसमें आजमेटिक ड्रग्स हम पढ़ेंगे, आजमा के लिए जो हम ड्रग देते हैं। तो उसमें ज्यादातर जो आजकल मार्केट में भी अवेलेबल है सारे जो है ना डॉक्टर्स यही ड्रग लिखते हैं, साथ साथ में ये इनहेलर्स दे देते हैं, सही है। तो जेफिरोलोकास्ट मोन्टेलोकास्ट ये वाले ड्रग आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये दे देते हैं, आगे हम करेंगे इसके बारे में बात, ठीक है ना। तो बड़ा अहम रोल है इसका, ठीक है। इसके अलावा जो है ना अगर आप अब मैंने अगर इसको बंद करने फास्फोलाइपेज A2, तो फिर ना आपके पास लिकोट्राइंस बनेंगे ना आपके पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे। तो इसके लिए जो ड्रग मैं देता हूँ वो है ग्लूकोकार्टिकाइड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने इस वाले पाथवे को बंद करना है, यानी इस साइक्लो ऑक्सीजिनेजेस को बंद कर देना है, तो इसके लिए मैं एनसेड्स भी दे देता हूँ। एनसेड्स की वजह से मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो फिर ये आपके पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। इसके अलावा जो है ना हमारे पास कॉक्स 1 है, कॉक्स 2 है, ये भी हम जो है ना इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो एंडो पर ऑक्सीडेज बनेंगे नहीं, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो हमारे पास बनते नहीं है। और ये जो ग्लूकोकार्टिकाइड ये हमारे पास कॉक्स 2 को बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बात की ना कि लिकोट्राइंस B4 है, ये बेसिकली जो लिकोट्राइंस B4 है ना ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं, उसको अट्रैक्ट कर देते हैं, कीमोटेक्टिक है ये यानी न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं, ठीक है। तो लिकोट्राइंस B4 जो है ना ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कीमोटेक्टिक है, न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं। लेकिन जो लिकोट्राइंस A4 है, C4 है, D4 है, इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देता है, ठीक है ना। तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी, और आजमा है एक पेशेंट को, और अगर ज्यादा से लिकोट्राइंस रिलीज होगी तो और ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, तो पेशेंट को और ज्यादा मसला होता है। तो इसी वजह से हम फिर क्या काम कर देते हैं कि इस लिकोट्राइंस को बंद कर देते हैं, लिकोट्राइंस बनेंगे नहीं, और आजमा वाला पेशेंट फिर इससे उसको रिलीफ मिलती है, ठीक है। तो इसमें अब हम आते हैं ना प्रोस्टाग्लैंडिन वाली की तरफ। ये लिकोट्राइंस जो है ना ये हम आगे करेंगे, नेक्स्ट इसमें अहम चैप्टर है आजमा में, वो हम करेंगे। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। मिसोप्रेस्टोल जो कि परसों हमने जो GIT वाला चैप्टर किया था ना, हमने कहा था ना कि वहाँ पे एक वाल है और उसमें जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो प्रोटॉन पंप को, वहाँ पे जो पंप है पोटाशियम और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसिडिटी जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं। कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो इसको इनहिबिट कर देते हैं, और उसके लिए जो एनालॉग हम यूज कर देते हैं उसकी तरह जो काम करते हैं जो ड्रग, उसका नाम है मिसोप्रेस्टोल। तो कल परसों हमने इसको हमने वहां पे भी किया था, ठीक है ना। तो हम वही चीज दोबारा इन्होंने डाली, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ रहे हैं, दोबारा हमने डाली है, ठीक है ना। क्योंकि ये
उस यूज कर देते हैं एनसेड इंड्यूस अल्सर, क्योंकि ये हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है ना उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, हमने इसको इस तरीके से याद किया था कि देखिए वो प्रोस्टाग्लैंडिन है और ड्रग में भी प्रोस्ट आते हैं, प्रोस्ट, तो मिसोप्रेस्टोल। ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना हमारे पास एल प्रोस्टाडिल है, एल प्रोस्टाडिल। ये बेसिकली ये जो एल प्रोस्टाडिल है ना ये हमारे पास जिसको इम्पोटेंसी होती है ना, मेल इम्पोटेंस, तो उसमें हम फिर ये लोकली हम दे देते हैं एज अ टॉपिकली, टॉपिकली यूज कर देते हैं। तो इम्पोटेंस मेल जो होते हैं ना उसमें फिर आप ये एल प्रोस्टाडिल यूज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वाले ड्रग है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास हाँ, ये जो एल प्रोस्टाडिल है ये आपने प्रेगनेंसी में नहीं देनी है। ठीक है ना, कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है, अनलेस अगर किसी महिलाएं ने अपने एबॉर्शन करवानी है तो उसमें फिर ये हम यूज करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन उसके साथ मिपीप्रेस्टोन। ये मिपीप्रेस्टोन को मिसोप्रेस्टोल के साथ कंफ्यूज नहीं करना सही है, नाम थोड़े से सेम सेम है। तो इसको हम एज अ एबॉर्शन के लिए हम फिर यूज कर सकते हैं। वैसे कंट्री इंडिकेटेड है, अगर आप दे देते हो प्रेगनेंसी में इस एलोप्रोस्टेडिल को तो फिर ये जो है ना वो एबॉर्शन करवा देती है। लेकिन एबॉर्शन के लिए हम दे देते हैं इसको कॉम्बिनेशन में मिसोप्रेस्टोल के साथ साथ मिफिप्रेस्टोन, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज कर देते हैं, एबॉर्शन के लिए हम यूज कर देते हैं। ये तो प्रोस्टाग्लैंडिन ई1 के दो ड्रग थे हमने किए। ठीक है ना, इसके अलावा जो है ना हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 है। प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 में जो ड्रग है हमारे पास वो क्या है कि इसमें जो है ना डाइनोप्रेस्टोन, ये डाइनोप्रेस्टोन भी हम एबॉर्शन के लिए यूज कर देते हैं। सही है, ये बेसिकली स्मूथ मसल जो है ना उसको कंट्रैक्ट कर देते हैं। तो एबॉर्शन करने के लिए किसी बंदी ने एबॉर्शन करवानी है तो उसमें फिर हम ये डाइनोप्रेस्टोन दे देते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ये जो डाइनोप्रेस्टोन है ये एक और चीज के लिए भी यूज करते थे, नहीं बस यही है। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखें ना कि डाइनो, इसके नाम में डाइन आता है ना, डाइनो, डाइनो, डाइन किसको कहते हैं, चुड़ैल को कहते हैं। और जो लड़कियां बच्चे गिराती हैं ना डाइन होती हैं, चुड़ैल होती हैं। तो डाइनोप्रेस्टोन से याद रखें कि ठीक है, डाइनोप्रेस्टोन जो होते हैं ना ये बेसिकली हम सर्वाइकल रीपनिंग के लिए हम यूज करते हैं और एबॉर्शन के लिए हम यूज कर देते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है। इसका मैकेनिज्म जो देखें आप, यूट्राइन हो या ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हो उसकी कंट्रैक्शन करवा देते हैं। ठीक है ना, तो उसकी कंट्रैक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म यही है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसमें हमारे पास जो ड्रग है वो है हमारे पास कार्बोप्रोस्ट है। ठीक है ना, ये भी हम एबॉर्शन के लिए हम यूज करते हैं, कार्बोप्रोस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है ना लेटेनोप्रोस्ट, लेटेनोप्रोस्ट जो है ना ये बेसिकली पॉपुलर ड्रग है। ये लेटेनोप्रोस्ट बहुत ज्यादा कॉमनली पॉपुलर ड्रग है कि ये हम ग्लाकोमा के लिए देते हैं, ओपन एंगल ग्लाकोमा जो होते हैं ना उसमें हम ये देते हैं। इंट्रा अकुलर प्रेशर जो है ना उसको डिक्रीज कर देते हैं, बड़ा पॉपुलर ड्रग है ये लेटेनोप्रोस्ट। तो इसको इस तरीके से याद रखें कि पुराने जमाने में जब लाइट नहीं होती थी ना तो लोग एक वो यूज करते थे, पश्तो में हम उसको लाटेन बोलते हैं। हम ही उसको क्या बोलते हैं यार उर्दू में मुस्तफिज, हिंदी में? लालटेन। लालटेन। चिमनी सर, चिमनी। हाँ, चिमनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? चिमनी सर, चिमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिमनी। अच्छा, तो वही चीज से याद रखें कि पुराने जमाने में ना लोग नजर, किसी चीज तो नजर नहीं आती थी अंधेरे में तो वो हम यूज करते थे। हैं, तो इसी तरीके से याद रखो कि लेटेनो से याद रखो कि लाटेन प्रोस्ट तो नजर आते, क्योंकि ग्लाकोमा में इंट्राकुलर प्रेशर ज्यादा होती है और ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है ना, हम ऑप्थेल्मोलॉजी में करेंगे तो इस तरीके से याद रखें, जुगाड़ है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, ये है हमारे पास, क्योंकि ये देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2, I2 ये वेजोडाइलेशन करवाती है ना, तो I2 जो है ना ये देखिए प्रोस्टासाइक्लिन है इसमें। तो ये बेसिकली प्लेटलेट को स्टेबलाइज कर देते हैं और वेजोडाइलेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये ड्रग में इसमें हमारे पास एपोप्रोस्टेनिल है। ठीक है ना, एपोप्रोस्टेनिल ये हम
अगर आप लोगों को याद हो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में हमने बात की थी कि ये आगे भी आ रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रोस्टाग्लैंडिन ये जो एकोसानाइड फार्माकोलॉजी में मैंने कहा था आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो ये वही है, आ गया है आज, ठीक है। उसमें 3 ड्रग हमने पढ़े थे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में दे देते हैं। एक ये एपोप्रोस्टेनॉल, दूसरा वो जो बोसेंटान था, और तीसरा सल्डेनेफेल था। अगर आप लोगों को याद हो, वैसे आप लोग तो याद नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने रिवाइज ही तो करना है, ठीक है। तो ये 3 ड्रग है, ठीक है ना, ये हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देते हैं क्योंकि वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और F2 अल्फा, जो कि हमने पढ़ा ऊपर, F2 अल्फा, ठीक है, और ये A2, ये दोनों जो है ना हम यूज कर देते हैं प्राइमरी डिस्मिनोरिया, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना हाँ, इसी में करते हैं, ठीक हो गया है। इसके अलावा थ्रोम्बोनजेन A2 है, जो कि एस्पायरिन जो है ना, वो बेसिकली हमारे पास थ्रोम्बोनजेन A2 जो है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो जब वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है ना, तो फिर एग्रीगेशन नहीं होती हैं, और इसी वजह से ये हम MI में दे देते हैं। एस्पायरिन के बारे में हमने तो वैसे उधर भी बात की थी, और आज हम डिटेल के साथ करेंगे एस्पायरिन, ठीक है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। कॉक्स 1 है, कॉक्स 2 है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में हमारे पास कौन कौन से ड्रग आते हैं? ये जो बेसिकली दोनों जो है ना, ये जो एनल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ये हैं हमारे पास, सही है। एनल्जेसिक का मतलब होता है कि आपका पेन रिलीव हो जाए, इसको कहते हैं हम एनल्जेसिक। एंटीपायरेटिक उसको कहते हैं कि आपका टेम्परेचर को जो है ना वो रिलीव करवाए। और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करे। तो देखिए, एनल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, 3 है, ठीक है, तीनों का। और साथ में एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है इसका। कितने बातें की हमने? 4 बातें की। एनल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, 4 बातें, इसको जहन में रखें, ठीक है ना। ये इधर लिखे हुए हैं, एनल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक हो गया है एंटी प्लेटलेट यस इफेक्ट। सर। 4 बातें हो, 1 2 3 4, 4 बातें हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास एसिटिसाइलिक एसिड एस्पाइरिन प्रोटोटाइप ग्रुप इंक्लूड्स मोर देन 20 इंडिविजुअल ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, एस्पाइरिन की तरफ आते हैं। देखें, एस्पाइरिन हम उसमें भी देते हैं जिसको हमने मोना से याद किया था। उसमें मोना में जो ए था वो एस्पाइरिन था, ठीक है, वही एस्पायरीन है, हम दोबारा करेंगे, सही है। ये हमारे पास जो कॉक्स वाला इसको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं, कॉक्स को, ठीक है ना, इरिवर्सिबल। इसके डोजेज है हमारे पास, मतलब लो डोज, मॉडरेट डोज, हाई डोज। लो डोज पे ये किस तरह काम करता है, मॉडरेट पे किस तरह, और फिर हाई डोज पे किस तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन ये देखे ना, इनहिबिट द प्लेटलेट कॉक्स फॉर लाइफ 9 days, सही है। तो ये अहम पॉइंट है, इसको आप लोगों ने हाईलाइट करना है, ठीक है। डोज डिपेंडेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप इसको लो डोज पे खाएं तो ये एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन है, इसलिए हम पोस्ट MI में एज अ प्रोफाइलेक्टिकली हमने यूज करते हैं एस्पायरिन को। इसलिए MI वाले पेशेंट को लो डोज में एस्पायरिन दे देते हैं, वो इसलिए दे देते हैं ताकि ये पोस्ट MI ना हो हमारे पास, ठीक है। और अगर इसको मॉडरेट डोज में दे दें, जैसे कि लो डोज में हमारे पास आई थिंक ये 81 mg है, 80 है या 81 है, ठीक है। तो ये लो डोज है। लेकिन अगर आप मॉडरेट डोज पे देखें ना, तो ये 650 mg हमारे पास मॉडरेट डोज होता है। और ये फिर मॉडरेट डोज में एज अ एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक काम करता है, यानी पेन रिलीवर और पेन सॉरी फीवर को जो है ना कम कर देते हैं, अगर मॉडरेट डोज पे ये दे रहे हैं। 650 मिलीग्राम पे आप दे देते हो, तो इसी ज्यादातर वो लोग जो है ना, इसको जिसका हेडेक होती है ना, तो फिर हम ये एस्पायरिन की एक गोली दे देते हैं कि पानी में खिलाया और पिए। तो वो मॉडरेट डोज पे बेसिकली होती है, ठीक है। और अगर आप जो है ना डोज डिपेंडेंट की हमने बात की ना, कि हाई डोज पे अगर आप दे देते हो तो ये तकरीबन 40,000 मिलीग्राम होता है, यानी 4 ग्राम आप कह सकते हो, 4 ग्राम, ठीक है ना।
तो अगर आप हाई डोज पे दे देते हो तो फिर ये एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो देखिए एस्पाइरिन अगर आप लो डोज पे देते हो तो एंटी प्लेटलेट है, ठीक है, और अगर मॉडरेट पे देते हो तो एंटी एनल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, और अगर हाई डोज पे देते हो तो फिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक हो गया है। इसके अलावा जो है इसकी जो सिक्रीशन होती है ना, अगर इसका फार्मोकाइनेटिक्स आप देखें तो ये किडनी के थ्रू सीक्रेट होती है, और इस वजह से, क्योंकि एस्पाइरिन जो है ना ये हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है ना। एस्पाइरिन जो है ना ये इसके आप नेचर देखेंगे तो ये वीक एसिड है, और हमारे पास यूरिक एसिड भी एसिड है। तो ये भी यूरिक एसिड भी किडनी के थ्रू बाहर निकलता है, ये भी किडनी के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन जब ये निकलेगा तो फिर ये यूरिक एसिड को कहेंगे कि भाई साहब आप थोड़ा सा आगे हो जाए, मैंने निकलना है। तो ये निकलता है, यूरिक एसिड पीछे को हटा देता है, जिस्म में उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसमें जो है ना वो यूरिक एसिड जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं अगर एस्पाइरिन जो है ना वो करे तो। इसलिए गाउट पेशेंट में फिर हम एस्पाइरिन नहीं देते हैं। अगर हम को याद हो हमने कहा था कि हम गाउट वाले पेशेंट को एस्पाइरिन दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यूरिक एसिड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया है। हाई हाई डोज जो है ना इसमें अगर आप देखें तो डिक्रीज ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन जो है ना वो कर देते हैं और यूरिक सीरिया करवा देते हैं, यानी यूरिक एसिड जो है ना वो बाहर निकाल देते हैं उसमें यूरिन में, यूरिक यूरिया। सही है। एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवा देते हैं, डोज डिपेंडेंट है ना। अगर आप डोज को देखें और इसी तरह से फिर जो है ना वो आप लोगों ने काम करने। हाई थेरापेटिक पे अगर आप देखें तो देखिए ये हमारे पास क्या काम कर देते हैं, जैसे कि हमने उसमें बायोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हमने बात की थी। हमने कहा था कि एस्पाइरिन जो है ना वो अनकपलिंग है। अनकपलिंग का क्या मतलब होता है कि वो हमारे पास सारी चीजों को, हाइड्रोजन को इधर से निकाल के उधर लेके जाते हैं, एनर्जी बनती नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसी वजह से जो है ना वो फिर अनकपलिंग करवा देते हैं पेशेंट को, जो है ना वो फिर क्योंकि एनर्जी होती नहीं है, एटीपी बनती नहीं है, और इसकी वजह से जो है ना वो क्या कर देते हैं डायफ्राम को एटीपी नहीं मिलती हैं, और इसी वजह से जो है ना वो हम सांस सही तरीके से वो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से इंक्रीज रिस्पायरेशन होती है, और जब आप इस रिस्पायरेशन को इंक्रीज कर देते हो ना तो इसी की वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा बाहर निकाल लेते हो। तो जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आ जाती है जिसम में, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है। इसी वजह से हमारे पास जो है ना आपने एसिड को कम किया है और बेस को ज्यादा किया है। तो जब बेस ज्यादा होती है तो हमने बात की थी कि ये क्या है, हमारे पास अल्कलोसिस है, तो पेशेंट अल्कलोसिस होगी। ठीक है, तो वही चीजें एग्जैक्ट वही बायोकेमिस्ट्री को जहन में लाएं और सारी चीजों को कोरिलेट करें। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने की हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है। डोज डिपेंडेंट एक्शन है, हाई थेरापेटिक में ये काम करवाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर एडल्ट में हमारे पास जो, हाँ ये एक बात जहन में रखें, देखिए बहुत अहम बात है कि बच्चे बच्चे जो है ना इसको टॉफी समझ के चबा लेते हैं। और अगर कोई बच्चे ने 325 मिलीग्राम की 3 टेबलेट्स खाएं तो उसमें हमारे पास क्या हो सकती है, सीवियर टॉक्सिसिटी हो सकती है। और अगर एडल्ट यही 325 मिलीग्राम के 5 टेबलेट खाएं तो उसमें फिर टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों से इसको साइड पे रखना है ताकि बच्चे इसको ना खाएं। अगर 3 टेबलेट इसने चबाए तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है, सही है। टॉक्सिक डोज पे अगर आप देखें ना तो हमारे पास रिस्पायरेशन को डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये जाके हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सेंटर है ना ब्रेन में उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो रिस्पायरेटरी ये टॉक्सिक डोज में ये हाई डोज था, लेकिन ये टॉक्सिक डोज है, ठीक है। टॉक्सिक डोज पे आपका रिस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देता है। तो जब वो इनहिबिट हो जाएगी तो आप बिल्कुल सांस ही नहीं लेंगे ना, तो जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी और आपने एसिड को ज्यादा किया है जिस्म में, तो जब आप एसिड को ज्यादा कर देते हैं ना तो फिर हम उसको एसिडोसिस कहेंगे। तो देखें हाई थेरापेटिक डोज में, ठीक है ना, क्योंकि ये माइल्ड अनकपलिंग करवा देते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हमने किया है वहां पे अल्कलोसिस, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉक्सिक डोज पे लेते हो तो फिर एसिडोसिस, ठीक है ना। तो देखिए ये चीजें जहन में रखनी बहुत अहम पॉइंट्स हैं। देखिए एस्पायरिन की वजह से अल्कलोसिस भी होती है और एसिडोसिस भी होती है, लेकिन डोज डिपेंडेंट है, ठीक है ना।
साइड इफेक्ट क्या है इसका? जे इरिटेशन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एस्पायरिन इज हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस, सबसे अहम पॉइंट, ठीक है। जे इरिटेशन करवा देते हैं, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, सही है, तो इसलिए आपने आजमा वाले पेशेंट में नहीं देने, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा देता है, ठीक है ना, इसलिए आजमा में आपने नहीं देने, पॉलिप्स में नहीं देते हैं, राइनाइटिस में नहीं देने, सही है। ट्रायड में आजमा, नेजल पॉलिप्स और राइनाइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी, इसकी साइड इफेक्ट है। रे सिंड्रोम का करवा देते हैं, इसका सबसे अहम पॉइंट ये है, ठीक है ना, सबसे अहम पॉइंट ये है, सबसे अहम पॉइंट ये है कि एस्पायरिन जो है ना वो रे सिंड्रोम करवा देते हैं, ठीक है ना, तो इसी वजह से ये बात मैंने की है, ठीक है ना। तो उसमें आप नहीं दे देते हो। इसके अलावा जो है ना आप ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाती है, एंटी प्लेटलेट है, क्योंकि प्लेटलेट ने तो क्लाट ही बनानी है, और अगर क्लाट नहीं बनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ब्लीडिंग तो होगी, ठीक है। इसीलिए जो है ना इसके ड्रग इंटरेक्शन है इस एथेनॉल के साथ। हाँ, ये एथेनॉल के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन है, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आ, ये मैंने कहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो जो ड्रग इंटरेक्शन है वो एथेनॉल है, क्योंकि ये हमारे पास जीआई ब्लीडिंग को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। वारफरिन के साथ नहीं देने, क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा करवाएगा। यूरिक जो है ना उसमें आपने वो नहीं देने हैं, ठीक है ना, तो इसका इफेक्ट डिक्रीज कर दे देता है। ओवरडोज की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर आप लोगों ने क्या काम करने हैं, ठीक है ना। इसमें आप ये दे दो कि इसका कोई एंटीडॉट नहीं है हमारे पास, एस्पाइरिन का कोई एंटीडॉट नहीं है, जैसे कि हमने उसमें बात की थी ना, कौन सा ड्रग था जिसमें अगर ओवरडोज हो जाए तो फिर हम वो दे देते हैं, मेरे जहन से निकल गया कौन सा था यार, जिसका फ्लोमाजिनिल हम दे देते हैं, फ्लोमाजिनिल एक एंटीडॉट था। हम्म, किसमें दे देते हैं? अभी लोग सारे चुप हो, कुछ बोलो, बोलो। सर याद कर रहे हैं। फ्लोमाजिनिल, फ्लोमाजिनिल हम दे देते हैं गाबा वाले में, हैं। ये एंटीडॉट है बेंजोडाइजिपीन, ये बेसिकली एंटीडॉट है ऑफ बेंजोडाइजिपीन एगोनिस्ट, सही है। तो उसमें फिर हम ये दे देते हैं, क्योंकि इसका एंटीडॉट है बेंजोडाइजिपीन, फ्लोमाजिनिल दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका एंटीडॉट ये था हमारे पास, इसमें कोई एंटीडॉट नहीं है, तो इसमें आप जो है ना आप क्या कर देते हो कि आप लेवाज कर देते हो, गैस्ट्रिक लेवाज, भाई गैस्ट्रिक लेवाज करो और स्टमक पे जो है ना उसको खाली कर दो, उसको सफाई कर दो, ये कर देते हो। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीक एसिड है ना, और वीक एसिड है तो आप उस एसिड को खत्म करने के लिए कोई वीक बेस दे दो, तो ये नॉर्मल हो जाएंगे, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन गैस्ट्रिक लेवाज जो है ना वो आप कर देते हो, ठीक है ना। वेंटिलेटरी सपोर्ट आप दे देते हैं इसमें, ठीक है ना। आप, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस होती है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट को उस बैलेंस को ठीक कर देते हो, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी की आप इस तरीके से आप काम कर देते हैं, ये बात मैंने की है, ठीक है ना। सीवियर टॉक्सिसिटी 325 मिलीग्राम टेबलेट्स दिया है, बच्चों में तकरीबन 3 हो, बड़ों में 5 हो, लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी करवा देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास और भी जो एनसेड्स हैं हमारे पास, जो कि रिवर्सिबल इनहिबिटर है, एस्पायरिन इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, सही है। इसमें आपके पास ब्रुफेन है, ठीक है ना, नेप्रोक्सेन है हमारे पास, एंडोमेथसिन है हमारे पास, केटोरोलेक है हमारे पास, सोलेंडेक है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सारे, ये जो केटोरोलेक है ना, केटोरोलेक, केट से याद रखो, केट, केटरीना से याद रखो, केटरीना, केटरीना की तो अभी शादी हो कैटरीना गई है, तो उस केट से हाँ याद, सर। केट से याद रखिए कि ये हम अक्यूट पेन के लिए दे देते हैं, ये सॉरी अक्यूट नहीं, गुड फॉर पेन, पेन के लिए बहुत अच्छी है। तो वैसे जुगाड़ तो खैर उतारे वाला है, लेकिन गलत नहीं समझना है ना। केटोरुलेक, ओके ओके हाँ। यस सर। सोलेंडेक, सोलेंडेक हम दे देते हैं, सोलेंडेक ये बेसिकली इसका जो साइड इफेक्ट है ना, इसमें स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम, इसमें इसका साइड इफेक्ट है। जैसे कि कार्बामिजापिन हमने पढ़ा था ना, उसमें भी स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम था, इसमें भी स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम है। कार्बामिजापिन में स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम था नहीं, इसमें था,
आई थिंक कार्बामेज़ापिन एसआईडीएच करवाता था क्या नहीं? Yes, sir. जो कार्बामेज़ापिन है ये बेसिकली एसआईएडीएच भी करवाता है और स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम भी करवाता है, बिल्कुल रोल रेस्ट के इसका करवाता है, और सोलेंडेक भी करवाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना एक और ड्रग हमने पढ़ा था कि वो भी स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम करवाता था, इसी एंटी कन्वर्जेंस ड्रग्स में हमने पढ़ा था। कौन सा था? लेमोट्रिजीन्स भी स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम करवाता है, देखें। तो ये सारे ड्रग आप लोग इकट्ठे साथ साथ में लिखा करें, 3 ड्रग हमने किए, ठीक है ना। सोलेंडेक ये भी करवा देता है, लेकिन ये जो सोलेंडेक है ना ये सेफ इन किडनी पेशेंट। अगर किसी बंदे को किडनी मसला है ना तो उसमें आप सोलेंडेक देते हो, ठीक है, आप ये दे सकते हो। लेकिन जो सोलेंडेक है ये इसका जो साइड इफेक्ट है वो है स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम, हेमाटोटॉक्सिक है, ठीक है ना। जो एंडोमेथसिन है, किधर गया ये वाला एंडोमेथसिन, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा देता है, जो सेल्स है हमारे पास उसको कम कर देते हैं, एग्रोनुलोसाइटोसिस करवा देता है, ठीक है ना। सीएनएस इफेक्ट है इसका। ये हमारे पास हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना ये सारी चीजें हमने की हैं, ठीक है, ये सारे हमने किया है रीनल में, क्रोनिक यूज नेफ्राइटिस, और ये हमारे पास, हाँ वैसे किए नहीं है, इसका कंपैरिजन किया है इन लोगों ने एस्पाइरिन के साथ। देखिए एस्पाइरिन जो है ना वो टॉक्सिक है, रे सिंड्रोम करवा देता है, ठीक है। ये जो है ना उतने नहीं है, वो इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, कॉक्स वाले एंजाइम को रिवर्सिबल है, अगर बंद कर देते तो रिवर्स होता है, लेकिन वो इरिवर्सिबल है, उसकी कोई एंटीडॉट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो केटोरोलेक है ग्रेटर देन बेरोपेन नेरेप्जोन देन एस्पाइरिन, ठीक है। जीआई इरिटेशन इसमें कम है, इनमें जो अदर एनसेड है इनमें एज कंपेयर टू एस्पाइरिन, ठीक है ना, लेकिन काम करता है। इसके अलावा इस उसमें एस्पाइरिन में जो एसिड बेस वाला वो होते हैं हमारे पास इफेक्ट वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो अगर उसमें एलर्जी भी है, इसमें कॉमन पॉसिबल जो है ना वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा देते हैं एस्पाइरिन, ठीक है ना। तो ये भी एक किस्म की कंपैरिजन इन लोगों ने की है, ठीक है ना। क्रॉनिक यूज अगर वो कर देते तो क्रॉनिक नेप्रोटॉक्सिक है, नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अक्यूट फेलियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये करवा देते हैं। लेकिन सोलेंडेक जो है ना ये सेफ ड्रग है, इसलिए मैंने कहा था, तो इसलिए कंपैरिजन इसको जो है ना वो कर ले। एंडोमेथसिन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एग्रानुलोसाइटोसिस, ग्रेटर देन सीएनएस इफेक्ट, ये हमने बात की। सोलेंडेक जो है स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम, हेमेटोटॉक्सिसिटी पर, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं एसिटामिनोफेन की तरफ, हम आते हैं। एसिटामिनोफेन जो है ना ये बेसिकली इसका कोई रिलेशन नहीं है, न कोई इनहिबिट करवा देते हैं हमारे पास कॉक्स को, रेप्रल टिश्यू में, या इसकी जो से इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम है, या इसके अलावा जो है ना आप इसको एज एनाल्जेसिक यूज कर देते हैं, एंटीपायरेटिक यूज कर देते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना अगर आप इसको कंपैरिजन कर देते हो एस्पाइरिन के साथ तो वो एंटीप्लेटलेट था, ये एंटीप्लेटलेट नहीं है, ठीक है ना। वो हमारे पास रे सिंड्रोम करवाता था, ये नहीं करवाता है, ठीक है ना। उसका यूरिक एसिड को इफेक्ट करता था, इसका कोई इफेक्ट नहीं है यूरिक एसिड में, ठीक है ना। ये ब्रोंकोस्पास्टिक है, ठीक है ना। वो ब्रोंकोस्पास्टिक था, सॉरी, ये जो है ना वो नहीं है, ये सेफ है, ये आप दे सकते हैं, गाउट में देते हैं। इसके अलावा जो है ना इसको ड्रग ऑफ चॉइस हम दे देते हैं। इसके अलावा जो है ना आजमा वाले पेशेंट्स में ये दे देते हैं, सेफ है, ठीक है ना। आजमा वाले पेशेंट में हम दे देते हैं, देखें हाइपरसेंसिटिव आजमा थे, ठीक है। उसका जीआई में बड़ा ज्यादा वो था, इसमें नहीं है, ठीक है। ये काम कहा कर देते हैं। इसका जो मेजर पाथवे है ना, मेजर पाथवे ब्रेन पे होती है, माइनर पाथवे लीवर पे होती है। अब देखें हमारे पास इसका जो ग्लूकोरानाइडेशन होती है ना इसकी एसिटामिनोफेन की ब्रेन में, ये इसका मेजर पाथवे है। लेकिन माइनर जो आप देखें ना वो लीवर पे होती है।
तो वो बेसिकली जो P450 है ना, इस एसिटामिनोफेन से NaPQI ये बना देती हैं। ये हाईली रिएक्टिव चीज है और इसी की वजह से हमारे पास लीवर की टॉक्सिसिटी होती है। ये बुक में लिखा हुआ है, NaPQI का मतलब क्या होता है? इन कुछ लिखा हुआ है बुक में, आप लोग देखें, लेकिन आप इससे आप याद कर सकते हैं। सही है, ये NaPQI। अब इसको ग्लूटाथायोन आके ना इसको इनएक्टिव कर दे देता है। ये NaPQI नेट की इसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास अगर ग्लूटाथा बहुत ज्यादा कोई लोग जो है ना ओवरडोज में एसिटामिनोफेन ले ले, जैसे कि ज्यादातर लड़कियां जो है ना वो सुसाइड करने के लिए और इसके लिए एसिटामिनोफेन के पूरे 4 4 और 5 5 जो है ना वो डब्बे कहा जाते आते हैं, वो सारे खा लेते हैं, है ना। तो लीवर जो है ना उससे डैमेज हो जाते हैं। वजह क्या है कि इसका तो मेजर पाथवे तो ब्रेन है, लेकिन माइनरली आपके लीवर में भी इसके जो है ना वो मेटाबॉलिज्म होती है, और ये जाके हमारे पास ये NaPQI जो है ना वो उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। और जब ये प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर हमारे जिस्म में तो थोड़े बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि ये ग्लूटाथायोन है, ये जाके इसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। ये मेटाबोलाइज कर देती है, इसको इनेक्टिव कर देती है। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट पे इतना आप मेडिसिन खा ले पे, ये पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन, और आपका जो है ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे आपके पास ये NaPQI बन गया है, तो लिवर डैमेज होती है। ये हम होली फैमिली में थे, होली फैमिली हॉस्पिटल में, उसमें एक लड़की आई थी, बिल्कुल यंग थी, और उसने तकरीबन आई थिंक कोई 30 गोलियां थी कि 40 गोलियां थी, पता नहीं कितने, जब मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली, लेकिन उसने ये खाए थे। हैं। और उसका जो है ना फिर वो जो हमारा प्रोफेसर था, वो उसका नाम था HOD था वो, बेसिकली वो अभी भी है, अभी खैर UK में है, डॉक्टर यासीन नाम है उसका। तो सर ने बोला फिर कि आपको पता है कि आपने अपने लीवर का कितना हिस्सा डैमेज किया है। और वो लड़की कंफ्यूज थी, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसने सुसाइड करने की अटेम्प्ट की थी, कोई 18 साल की थी या 19 साल की थी। तो देखिए वो बेसिकली ये इस चीज ने उसका लीवर को, उसने लीवर फिर वो को बर्बाद बच किया था। गई। हम्म। फिर क्या हुआ सर, वो लड़की बच गई, आप बचा लिया था आपने? लड़की बच गई, लड़की बच गई, क्योंकि लीवर आपके जिस्म में एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए ना, तो वो अपने आप को रिपेयर कर देता है, ठीक है। इसी वजह से रीजनरेट। कोई बंदा लीवर ट्रांसप्लांट करता है ना, तो उसमें तो पूरा पूरा लीवर तो नहीं रख देता है, कोई एक हिस्सा रख दे देता है, ठीक है ना। तो लीवर जो है ना वो पूरा अपने आप को बना देता है। लीवर में एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक अल्लाह ने रखी है कि ये अपने आप को खुद बना देता है। तो उसको जो है ना आप फिर जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस और ये हाई प्रोटीनिशियस चीजें नहीं खाते हैं, और ये सारी चीजें आप बंद होती हैं, आपको IV पे लगा देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो खैर आप लोग वहां पे करेंगे, लेकिन ये है कि ये हेपेटोटॉक्सिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास? हेपेटोटॉक्सिक है, हमारे पास लीवर को बर्बाद करता है, लीवर फेलियर करवा देता है, और सेंट्रल लोब्युलर निक्रोसिस करवा देता है। और अगर इसकी ओवरडोज हो जाए, मैनेजमेंट इसकी क्या करनी है, आपने इसको एन एसिटाइल सिस्टीन देंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या कम कर देते हैं, सल्फर ग्रुप्स को सप्लाईज कर देते हैं। और विद इन 12 आवर्स आपने ये करने हैं अगर ओवरडोज में हो जाए। ये देखें, ऐसे N-एसिटाइल सिस्टीन आपने इसको ये देना है अगर ओवरडोज हो जाए। इसकी मैनेजमेंट यही है, ठीक है। आप IV पे लगा देते हैं, फिर जो है ना थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, उसको लीवर जो है ना अपने आप को फिर रिकवर कर देते हैं। लेकिन ये विद इन 12 आवर्स आपने ये N-एसिटाइल सिस्टीन को देने हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एकोसनाइड्स वाले ड्रग थे हमारे पास, ठीक है। अच्छा।